हेलो दोस्तों, तो हम लोग आज ऐसा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, जो हमको सिलेक्शन तक लेके जाता है। यानी कि मान लें कि मैथ और रीजनिंग तो सब कोई बना लेता है, सबसे हो जाता है, लेकिन जीएस ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सिलेक्शन तक लेके जाता है। तो हम लोग जीएस पढ़ने वाले हैं और जीएस भी एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन उठा के ले आए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कोई ना कोई शिफ्ट में पूछा गया है। यहाँ जितना भी क्वेश्चन मिलेगा किसी न किसी शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए। और एसएससी अधिकतर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ उठाता है, तो हम लोग सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो पूरा अंत तक देखें और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। ये नहीं बोल रहे हैं कि अभी से लाइक करना चालू कीजिए, अभी मत कीजिए। अगर कोई कर भी दिए होंगे तो उसको रिटर्न ले लीजिए, अनलाइक कर लीजिए। लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगे तो बिना लाइक किए नहीं जाइएगा, ये भी हम बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से चालू करते हैं, एक को छोड़िए, क्वेश्चन नंबर 2 से। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यानी यहाँ बोल रहा है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो हम आपको बता दें कि अगर किसी के भी डंक में पूछा जाए, मान लीजिए पूछ दिया जाए कि बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यहाँ पूछा है चींटी का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हो सकता है कि वहाँ पूछ दे कि बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अगर किसी के भी डंक में पूछे तो याद रखिएगा मेथेनोइक अम्ल। क्या याद रखिएगा? मेथेनोइक अम्ल। अगर चींटी का डंक हो चाहे बिच्छू का डंक हो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कि हमारे शरीर में वसा संचय करने वाला ऊतक कौन सा है। यानी कि बोल रहा है जो हमारे शरीर में वसा का संचय होता है, वसा हर एक अंग तक पहुंचता है, वह किसके कारण संभव हो पाता है। जो वसा का संचय होता है वह किस ऊतक के द्वारा हमारे शरीर के सभी भागों में जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वसा ऊतक। ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि वसा संचय करने वाला ऊतक वसा ऊतक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। यानी कि बोल रहा है कि हमारे जो भारत का राष्ट्रपति है वह जीतने के बाद कुछ सदस्यों को मनोनीत करता है। तो वह कितने सदस्यों को मनोनीत करता है उसके बारे में पूछा गया है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो मनोनीत करता है वो 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कि 1875 में मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। यानी कि इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो याद रखिएगा 1875 में। कब हुआ था? 1875 में। तो वही पूछ रहा है कि 1875 में मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। यानी कि पहले उसका नाम मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज थी, लेकिन अभी बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। तो इसका सही आंसर होगा सेपद, यानी कि यहाँ सेपद नहीं होगा, गलत टाइपिंग हुआ है, सैयद अहमद खान। क्या होगा? सैयद अहमद खान, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था। तो ये जो जनगणना होता है, सेंसस होता है, वो वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। सेंसस, एक जनगणना और दूसरा पंचवर्षीय योजना। ये किसी भी तरह से आप याद करके जाइए, एकदम रट्टा मार के जाइए या किसी भी तरह से दिमाग में लाइए, लेकिन उसको याद करके जाइए। क्या है कि ये पंचवर्षीय योजना और ये जनगणना, ये दोनों जो होता है हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था। लिंगानुपात का मतलब होता है प्रति 1000 पुरुष में कितनी महिलाएं थी। तो 1000 पुरुष में जितनी महिला होती है उसको लिंगानुपात कहते हैं। तो 2011 में जब इंडिया में जनगणना हुआ था, उस समय 1000 पुरुष के पीछे मात्र 943 महिला, यानी कि 943 महिला थे। 57 पुरुष ऐसे थे जो कि कुंवारे घूम रहे थे।
तो हो ना हो कि आप भी उस 57 पुरुष में हो, तो अपना देखिए और जल्दी से सेटल होइए। छोड़िए, पहले पढ़ाई कीजिए, नौकरी लीजिए, उसके बाद अपने आप शादी हो जाएगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? 9:43। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कि दिल्ली में यानी कि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये नहीं पूछ रहा है कि किस वर्ष शुरू हुआ था, कि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था। तो यह पूरा हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1656 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? यानी कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1935 ईस्वी में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 1935 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कि ब्लूटूथ का आविष्कारक कौन था? ब्लूटूथ यानी कि जो हम लोग सुनते हैं वो ब्लूटूथ नहीं, जो हमारे मोबाइल में रहता है, जो हमारे लैपटॉप में ब्लूटूथ है, उसका आविष्कार किसने किया था? तो उस ब्लूटूथ का आविष्कार करने मतलब जो किया था उसका नाम था ऑप्शन नंबर सी जाप हार्टसन। इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जब हम लोग ब्लूटूथ लगा के गाना सुनते हैं तो हमारे दिल तक पहुंचता है, जब फेवरेट गाना सुनते हैं एकदम दिल में। और आजकल के लड़का लोग तो हमेशा सैड गाना ही सुनता है ब्लूटूथ लगा के, क्योंकि पता ही है। ठीक है, तो ब्लूटूथ जब लगाते हैं तो दिल तक पहुंचता है, और दिल को इंग्लिश में कहते हैं हार्ट। तो उसी को याद रखिएगा कनेक्ट करके कि जाप हार्टसन, ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? जाप हार्टसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कि सुशील कुमार ने ओलंपिक पदक जीता। यानी कि इसमें पूछ रहा है कि सुशील कुमार किस खेल में ओलंपिक पदक जीता? वो सुशील जो आप सोच रहे हैं कि हमारे घर के बगल का जो सुशील है एकदम मोटा सा नाटा सा, वो सुशील नहीं, जिसने स्वर्ण पदक जीता, जो ओलंपिक में पदक जीता, वो सुशील का बात हो रहा है यहाँ। तो सुशील कुमार ने, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 कुश्ती में पदक जीता, ओलंपिक पदक जीता। देख लीजिए सब लोग, देख लो कहाँ कोई सुशील, एक सुशील पदक जीत रहा है और दूसरा सुशील पड़ल है पीछे हाय हेलो करने में, लाल हरा पीला के चक्कर में। तो वो सब छोड़िए, पढ़ाई कीजिए, पदक उदक जीतिए, जाइए नाम, देश का नाम रोशन कीजिए। देश का नाम नहीं तो अपने मम्मी पापा के नाम रोशन कीजिए कम से कम। तो पढ़ाई में ध्यान दीजिए और लाल पीला हरा छोड़िए, वो सब बाद में भी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कुश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कि राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध थे। देखो रवियो आ गया, उधर सुशील था, इधर रवियो आ गया। तो आपकी बारी कब आने वाला है वो आप सोचिए। तो राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध थे, क्या थे? प्रसिद्ध तो थे, क्या प्रसिद्ध थे, किसमें थे? तो राजा रवि वर्मा जो थे वह एक चित्रकार थे, चित्रकार में बहुत प्रसिद्ध थे। अब आपके मन में आया होगा कि चलिए हम भी चित्रकारी बनाते हैं। आजकल के लड़का लोग हाथ में, इधर दिल में एकदम पूरा अपनी गर्लफ्रेंड का फोटो एकदम चिपका रहा है, टैटू बनवा रहा है। तो ये कभी राजा रवि के पास जाइए, वो अच्छा से चित्र बना देंगे। ठीक है, तो राजा रवि वर्मा जो थे एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कि अकबर कब सम्राट बना था? अकबर कब सम्राट बना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1556 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। अकबर कब सम्राट बना था? ऑप्शन नंबर डी 1556 ईस्वी में। हम बता दें कि आपसे एक क्वेश्चन पूछ लें, एक छोटा सा क्वेश्चन जो आप लोग को आना ही चाहिए। एक छोटा सा क्वेश्चन कि अकबर किसका बेटा था? यानी कि अकबर का अब्बू का नाम क्या था, पापा का नाम क्या था? तो अगर आप लोग को याद नहीं होगा तो आज याद करके जाइए, हम बता दें। याद रखिएगा ट्रिक भाजसा, क्या याद रखिएगा? भाजसा, BHASA, भाजसा। अब आप लोग सोचे होंगे कि भाजसा लिखे क्या है, जे भूल गए, यहाँ जे लिखते हैं, जे। ये भाजसा क्या लिखें? तो बी का मतलब याद रखिएगा बाबर, बी का मतलब बाबर, एच का मतलब हुमायूं, और हुमायूं कौन? बाबर का बेटा। बी का मतलब बाबर, एच का मतलब हुमायूं, ए का मतलब यही अकबर, ए का मतलब अकबर, जे का मतलब जहांगीर, एस का मतलब शाहजहां, और ये का मतलब होता है आलमगीर। समझ गए? अब पता चला अकबर किसका बेटा था? तो अकबर बेटा था हुमायूं का, और अकबर का बेटा था जहांगीर। याद हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कि जून तक यूनेस्को द्वारा कितने विश्व धरोहर स्थलों को संरक्षित किया गया है? यानी कि बोल रहा है जो जून है
जून तक यूनेस्को जो है उसके द्वारा कितने विश्व धरोहर स्थलों को संरक्षित किया गया है, सुरक्षित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1121। तो ये याद रखिएगा, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये सब पूछ लिया जाता है किसी न किसी शिफ्ट में। याद रखिएगा 1121 धरोहर स्थलों को संरक्षित किया गया यूनेस्को द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने कब पूरी तरह से दबा दिया था? कि 1857, आप लोग से पूछ लें कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका मेन रीजन क्या था, उसका मेन कारण क्यों था? क्यों ऐसे हो गया कि चलिए हम लोग विद्रोह करते हैं, जैसे हम लोग अभी करते हैं, चलो पार्टी करते हैं और पार्टी करके आ जाते हैं। उसी तरह से क्या उस समय भी हुआ था कि चलो विद्रोह करते हैं और विद्रोह करना शुरू कर दिया था? नहीं। 1857 के विद्रोह का मेन रीजन की बात करें तो मेन रीजन है कि जो वह एनफील्ड राइफल जो आया था, याद रखिएगा उसका नाम था एनफील्ड राइफल। तो एनफील्ड जो राइफल आया था उसमें सुअर और गाय का चर्बी का कारतूस लाया गया था, जिसके कारण जिसका धर्म सबका भ्रष्ट हो जा रहा था उसको छूने से, इसलिए वो लोग इनकार कर दिया और अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती एनफील्ड राइफल को चलाने के लिए बाधित करने लगा, जिसके कारण विद्रोह कर दिया। और 1857 को जब विद्रोह किया तब उसको कब पूरी तरह से दबा दिया? तो उसके जस्ट 2 ईयर के बाद उसको दबा दिया गया। और 2 ईयर कब होता है? 1859 ईस्वी में। तो 1857 के विद्रोह को 1859 ईस्वी में दबा दिया गया, याद रखिएगा, यानी कि कुचल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि हेपेटाइटिस ए एक बीमारी का नाम है, वह किसके कारण होता है? यानी कि हेपेटाइटिस ए एक बीमारी जो है वह किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए नहीं, मच्छर के काटने से डेंगू होता है। और वो भी कौन सा मच्छर के काटने से होता है? मादा मच्छर के काटने से डेंगू होता है। और वैसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि खून चूसने का काम, आगे तो आप लोग समझदार होंगे, नहीं बताएंगे नहीं तो फिर पता नहीं क्या क्या हमको सुनने को मिलेगा। तो याद रखिएगा हेपेटाइटिस ए जो बीमारी है वो विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कि मानव शरीर अंग में पीत रस का उत्पादन कौन करता है? यानी कि मानव का जो शरीर है उसके अंग में पीत रस का जो उत्पादन होता है वह कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी, कौन करता है? यकृत। यही यकृत भाई पीत रस का निर्माण करता है हमारे शरीर में, याद रखिएगा यकृत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 भारत का पहला उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। यानी कि जो भारत में पहला उच्च न्यायालय बना था वो कहाँ स्थापित किया गया था? वही उच्च न्यायालय जहाँ हम लोग का फैसला होता है। जैसे मान लो कि हम लोग किसी से, आप लोग जो बतियाते हैं ना रात भर दिन भर, जिससे बतियाते हैं, पता चला कि घर वाला मना कर दिया शादी नहीं करेंगे, फोन आया बेबी चलो भागकर शादी करते हैं, तो भागकर कहाँ जाएगा? यही उच्च न्यायालय में जाएगा और यही उच्च न्यायालय फैसला करेगा। याद रखना सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? तो वही कोलकाता में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कि पुष्प में स्त्री केसर क्या है? यानी कि पुष्प में एक स्त्री केसर होता है और एक पुंकेसर होता है। याद रखिएगा पुष्प में एक स्त्री केसर और दूसरा पुंकेसर होता है, तो वह क्या है? तो स्त्री केसर जो है यह एक मादा जनन अंग है, ऑप्शन नंबर सी, स्त्री केसर मादा जनन अंग है। और जो पुंकेसर होता है उसमें याद रखें स्त्री मतलब मादा जनन अंग। और अगर पुंकेसर पूछ दे तो पुंकेसर में शुरू में आ रहा है पू से क्या होता है? पुरुष। तो जो पुंकेसर होता है वो पुरुष जनन अंग है। याद रखेगा स्त्री केसर मतलब मादा जनन अंग और पुंकेसर मतलब पुरुष जनन अंग। याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कि सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची स्तूप अभी हम लोग जाते हैं ना कहीं देखने, तो ताजमहल बना दिया था शाहजहां ने, उसी तरह से हम लोग उसमें नाम लिख के आ जाते हैं। अभी जाते हैं कहीं देखते हैं अच्छा जगह, चलो अपनी दिल बनाते हैं, एक अक्षर अपना एक अक्षर अपनी वाली का लिख के आ जाते हैं। तो उसी तरह जो सांची स्तूप का निर्माण हुआ था, कहीं एक बार घूमने जाना और वहाँ भी लिख के आ जाना अपने वाली का नाम, बोलना कि जाओ इतना प्यार करते हैं, नाम लिख के आए हैं सांची स्तूप में। ठीक है।
तो सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो वही अशोक ने करवाया था। अगर हम पूछें कि अशोक किसका बेटा था, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अशोक किसका बेटा था, तो याद रखेगा अशोक बिंदुसार का बेटा है। तो ऐसे भी कंफ्यूजन हो, एक होता है बिंबिसार, तो बिंबिसार का बेटा अशोक नहीं था, अशोक जो था वो बिंदुसार का बेटा था। किसका बेटा था? बिंदुसार का। और बिंदुसार किसका बेटा था? चंद्रगुप्त मौर्य का। और इसमें पूछ लें चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य जिसकी दो पत्नी थी, एक हेलेना थी और एक दुर्धरा थी। दो पत्नी थी, हेलेना और दुर्धरा, जिसमें पहले दुर्धरा से शादी किया था, बाद में हेलेना से किया था। और वह धनानंद को पराजित, नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था, याद रखिएगा। तो सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, और यह आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस किस पर था? बोले थे ना कि पंचवर्षीय योजना और जनगणना दोनों इंपॉर्टेंट होता है, आ गया ना क्वेश्चन। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस किस पर था, यानी कि जब प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था किस पर फोकस किया गया था? पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 ईयर प्लान, तो वह जो था वह कृषि और औद्योगिक क्षेत्र पर किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि और औद्योगिक क्षेत्र। तो आप लोग को कैसा लगा क्लास, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब हम आप लोग को बोलेंगे कि अगर क्लास अच्छा लगे तो बिना लाइक किए हुए नहीं जाइएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे।